जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बीटल्स की अराउंड 3 लाख स्पीशीज हैं, फिशेस की 28,000 स्पीशीज हैं एंड ऑर्किड्स एंड्स की अराउंड 20,000 स्पीशीज है। एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ध्यान रखना यहां एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट नहीं लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल दिया है जैसे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स या मैमल्स जो बड़े बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट्स में है, वहां पर जेड की वैल्यू 1.15 आती है, यानी 1.2 के अंदर रेंज में ही होती है। इसके बाद एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट को एक्सटिंक्शंस। तो आइए अब हम उसे देखते हैं। नैरोली यूटिलियरियन की, नैरोली यूटिलियरियन मतलब जहां पे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है। इसी तरह राजस्थान के अरावली हिल्स हैं, मध्य प्रदेश में चंदा, बस्ता, गुर्जर एरियाज हैं, ये सारे सेक्रेड ग्रूव्स हैं। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां, एंड आई वेलकम यू ऑल टुडे इन द पॉडकास्ट सेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले इस चैप्टर में लिखा है कि अगर कोई जादू यानी एलियन किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से हमारे प्लैनेट को देखे तो वो अमेज्ड हो जाएगा, बैफल्ड हो जाएगा बाय द ग्रेट नंबर ऑफ स्पीशीज। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बीटल्स की अराउंड 3 लाख स्पीशीज हैं, फिशेस की 28,000 स्पीशीज हैं एंड ऑर्किड्स एंड्स की अराउंड 20,000 स्पीशीज है। तो सवाल ये उठता है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, यानी डाइवर्सिटी, वेरिएशंस, हेट्रोजेनेसिटी, नॉट ओनली एट स्पीशीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी एक सेल के अंदर जो मैक्रोमॉलिक्यूल है वहां से लेके जो डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स हैं, जैसे एक सेल के अंदर ही ना जाने कितने तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह से एक टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, इसी तरह से करते 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 फाइनली डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स हैं। सो फ्रॉम ऑल लेवल्स, राइट फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद इन सेल टू बायोम्स। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स की होती है, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब है स्पीशीज सेम है बट उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स, वेराइटीज हैं, जेनेटिक लेवल पर हम सब डिफरेंट है। यहां पे 3 एग्जांपल्स हमारी टिप्स पर होने चाहिए। नंबर 1, रोवोल्फिया वोमिटोरिया नाम का एक मेडिसिनल प्लांट है, हिमालयन रेंज में मिलता है, उससे रेजरपाइन नाम का केमिकल मिलता है और उस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन एंड पोटेंसी डिफरेंट है इन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स। नंबर 2, इंडिया के अंदर राइस की 50,000 से ज्यादा वेराइटीज हैं एंड इंडिया में मैंगो की 1,000 से ज्यादा वेराइटीज हैं। ये तीनों ही जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल है। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वेस्टर्न घाट में मोर एम्फीबियन स्पीशीज हैं देन ईस्टर्न घाट। और अगर इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट है, वेटलैंड्स है, एस्चुरीज है, कोस्टल एरियाज है, एल्पाइन है, इन कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे जहां पर बर्फ ही बर्फ होती है। तो ये तो हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स कौन से है। अब हम बात करते हैं कितनी बायोडाइवर्सिटी है। ऐसा माना जाता है कि अभी तक मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्कवर किया गया है। ये इन्वेंटरीज भी मोर कंप्लीट है टेम्परेट रीजन में देन ट्रॉपिकल एरियाज। पहले ऐसा मानते थे कि शायद 20 से 50 मिलियन स्पीशीज हैं, बट रॉबर्ट मेके ने जो फाइनली एस्टिमेट दिया है वो दिया है अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज का। इनमें से एनिमल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स। हम ऐसे याद कर सकते हैं, एनिमल्स चल सकते हैं, भाग सकते हैं तो अपने शिकारी से बच सकते हैं, ज्यादा होते हैं। 70% एनिमल्स हैं, प्लांट्स अराउंड 22% है। इन प्लांट्स के अंदर फंजाई को भी इंक्लूड किया गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ध्यान रखना यहां एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद में सिर्फ एनिमल्स की अगर बात करें तो 7 आउट ऑफ 10 एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। कुछ पाई चार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, उनसे कम अदर ग्रुप्स हैं, उनसे कम मोलस्क है और उससे कम क्रस्टेशियंस हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, फेसबुक पे राम, यानी सबसे ज्यादा फिशेज हैं, फिर बर्ड्स हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर एम्फीबियंस एंड मैमल्स हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें जिसमें प्लांट्स एंड फंजाई वगैरह आते हैं तो एंजियोस्पर्म्स फंजाई, देन एल्गी, then ferns and other groups, then mosses and then finally lichens. इसमें प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, उसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1, प्रोकैरियोट्स के लिए कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल। नंबर 2,
कई सारे कल्चरेबल ही नहीं है। एंड नंबर 3, अगर हम मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल बेसिस ले भी लें तो इनकी अकेले की स्पीशीज ही मिलियंस में हो जाएंगी। अब हम आते हैं इंडिया के बारे में बात करने को। इंडिया के पास पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया है, पर बायोडाइवर्सिटी 8.1% है। मैं से याद कराती हूं, 2.4% एरिया है, 2 4 जा 8 और ₹1 शगुन का, यानी 8.1% बायोडाइवर्सिटी है, यानी काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है। और इसीलिए वी आर अमंग्स्ट वन ऑफ द 12 मोस्ट मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया में अभी तक 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड नियरली ट्वाइस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। हमें पता है 22% ही डिस्कवर हुआ है, यानी अभी भी 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड नियरली 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई पैटर्न होता है बायोडाइवर्सिटी का? जी हाँ, होता है। इसमें हमें 2 बातें पढ़नी है, एक लैटिट्यूड ग्रेडियंट के बारे में और एक स्पीशीज का एरिया से क्या रिलेशनशिप है। पहले हम लैटिट्यूड की बात करते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। इसके 2 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल एनिमल्स का दिया है, बर्ड्स का। जैसे कोलंबिया जो नियर इक्वेटर है उसमें 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। इंडिया भी ऑलमोस्ट इक्वेटर पे है, उसमें भी मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। बट न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ है, यानी टेम्परेट, उसमें 105 स्पीशीज हैं। और ग्रीनलैंड जो पोलर एरियाज में आ गया 71 डिग्री नॉर्थ, उसमें 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। यानी जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। इसी तरह एक एग्जाम्पल प्लांट्स का दिया है। 2 फॉरेस्ट हैं, एक ट्रॉपिकल के इक्वेडोर फॉरेस्ट और एक टेम्परेट का मिड वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ यूएसए। यहां पर वस्कुलर प्लांट की स्पीशीज को कंपेयर किया है, तो जो इक्वेडोर फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल, वहां पर 10 टाइम्स मोर वस्कुलर प्लांट स्पीशीज हैं दैन टेम्परेट मिडवेस्ट फॉरेस्ट ऑफ यूएसए। इसके बाद बात की गई है कि पूरी दुनिया में वो कौन सा फॉरेस्ट है जिसकी ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है ऑन अर्थ, और आप सब जानते हैं वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। यहां पर करीब 40,000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं, 1.25 लाख स्पीशीज इंसेक्ट्स की हैं, अराउंड 3,000 स्पीशीज फिशेस की हैं, अराउंड 1300 स्पीशीज बर्ड्स की हैं, 427 स्पीशीज एम्फिबियंस एंड मैमल्स की हैं, एंड अराउंड 378 स्पीशीज रेप्टाइल्स की हैं। डोंट वरी, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा, बार बार उसको देखते रहिए और एग्जाम के पहले एक बार फिर से देख कर जाइए। तो इससे हमें समझ में आता है कि लैटिट्यूड का फर्क पड़ता है। अब सवाल उठता है कि व्हाई ट्रॉपिक्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी। इसके 3 बहुत सिंपल से रीजन है। एक, ट्रॉपिक्स पे सनलाइट ज्यादा होगी, सनलाइट ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ये भी इनडायरेक्ट रीजन है, इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्ट, कि व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज मोर। नंबर 2, स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समय लगता है न्यू स्पीशीज बनने में। टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते रहते हैं जिसके कारण से वहां का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता रहता है। और थर्ड, ट्रॉपिकल में ऑलमोस्ट सेम, सीजनल वेरिएशन कम होते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है और इसीलिए निश स्पेशलाइजेशन बेटर होता है, जल्दी जल्दी नई नई स्पीशीज बेहतर रूप से बन सकती है, सर्वाइव हो सकती है। तो ये था लैटिट्यूड के बारे में। अब हम आते हैं स्पीशीज का एरिया से क्या रिलेशन है। तो ये एक जर्मनी के नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफिकर हुए हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। इन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल में स्टडी की और इन्होंने कहा कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होगी, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। और इसीलिए इसका जो ग्राफ आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। अगर हम इसे लॉग स्केल पर मेजर करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। यहां पर log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। यहां पर s है स्पीशीज रिचनेस, a है एरिया एक्सप्लोर्ड, c है y इंटरसेप्ट और z है कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप ऑफ द लाइन। जितनी ज्यादा z की वैल्यू होगी उतना स्टीपर स्लोप होगा और उतनी रिच बायोडाइवर्सिटी होगी। स्मॉल एरियाज के लिए z की वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है, बट बड़े एरियाज के लिए 0.6 से 1.2 होती है। इसका एग्जाम्पल दिया है जैसे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स या मैमल्स जो बड़े बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट्स में है, वहां पर z की वैल्यू 1.15 आती है, यानी 1.2 के अंदर रेंज में ही होती है। तो ये सारी हमने बात कर ली कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, उसके टाइप्स क्या हैं, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी के दोनों पैटर्न्स। ठीक है, इतना देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स, अब एक बात और, ये सारा डेटा हमें IUCN 2004 से मिला है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है टू द इकोसिस्टम। एक्चुअली जितनी हायर बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी स्टेबल कम्युनिटी या इकोसिस्टम होगा। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ स्टेबल कम्युनिटी? स्टेबल कम्युनिटी बिल्कुल वैसी है जैसी एक स्टेबल लाइफ होती है, यानी कि ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी लेस होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए एलियन स्पीशीज इन्वेजन के लिए, एंड ओकेजनल मैनमेड या नेचुरल डिस्टर्बेंसेस के लिए भी रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिलियंस, यानी या तो फर्क ना पड़े दैट इज रेजिस्टेंट, लेकिन पढ़कर अगर बाउंस बैक कर जाए तो रेजिलियंस होना चाहिए। इस बात को डेविड टिलमैन जी ने हमें प्रूव किया था। उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स करे थे ऑन आउटडोर प्लांट्स, और ये बताया था कि जिन प्लॉट्स में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, हायर बायोडाइवर्सिटी है, वहां पर हायर बायोमास है, हायर प्रोडक्टिविटी है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी है। सवाल ये उठता है कि क्या अगर एक दो स्पीशीज कम हो जाए तो कोई मेजर फर्क पड़ेगा? इस बात का जवाब हमें स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट ने दिया, पॉल अहरले, उनकी थ्योरी से जिसका नाम है रिवेट पॉपट हाइपोथेसिस। उन्होंने पूरे इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन से कंपेयर किया और इसकी स्पीशीज को रिवेट से यानी नट से। उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर एक बच्चा एक एयरप्लेन में बैठे और रिवेट्स पॉपअप निकालना शुरू करे तो नॉर्मल रिवेट्स निकालने से चेयर्स वगैरह की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसने एरोप्लेन के विंग्स की रिवेट्स को निकाल दिया तो एरोप्लेन क्रैश कर जाए। ठीक इसी तरह से जो स्पीशीज हैं उनमें भी कुछ की स्पीशीज होती है जो रिवेट्स ऑन विंग्स के बराबर है, दे ड्राइव द होल इकोसिस्टम फंक्शंस, उनके एक्सटिंक्शन से मेजर डिफरेंस क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर हमने बात करी कि बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रूफ हुआ। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। जी हाँ स्टूडेंट्स, तेजी से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जैसे कि पैसिफिक आइलैंड्स में जो ह्यूमंस ने कॉलोनाइजेशन कर दिया उसके कारण वहां की जो नेटिव बर्ड्स हैं उनकी मोर देन 2000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। IUCN डेटा की अगर हम बात करें तो अभी तक अराउंड 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है, जिसमें से करीब 357 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है, 338 स्पीशीज ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड 87 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं लास्ट 500 ईयर्स में। इनफैक्ट लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज और एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। रीसेंट एक्सटिंक्शंस की हम बात करें तो डोडो फ्रॉम मॉरिशस है, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलासीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलार सी काउ फ्रॉम रशिया एंड बाली, कैस्पियन एंड जावा, ये टाइगर की सब स्पीशीज, ध्यान रखना स्पीशीज नहीं, सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। यानी बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन हो रहा है। इनफैक्ट 15,500 ऐसी स्पीशीज हैं हु आर फेसिंग ग्रेट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इनमें से बर्ड्स की 12% रिस्क है, 12% रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, जिम्नोस्पर्म्स की 31% है, 23% मैमल्स हैं, एंड एम्फीबियंस को हाईएस्ट रिस्क है 32% का। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर व्हाट आर द रीजंस, कॉजेज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी लॉस। बट उसके पहले अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं। 6th एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन जो होगा दैट वुड बी मैन मेड, बिकॉज ऑफ मैन मेड रीजंस, और ह्यूमन के इंटरफेरेंस के कारण जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसकी रेट 100 से 1000 टाइम्स इंक्रीज हो गई है दैन प्री हिस्टोरिक मैन एक्टिविटीज के कंपैरिजन में। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द 4 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन्हें चांडाल चौकड़ी यानी इवल क्वार्टेट कहते हैं। इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, उनका घर तोड़ देना या टुकड़े टुकड़े कर देना। इसके बाद एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट को एक्सटिंक्शंस। तो आइए अब हम उसे देखते हैं। So let's talk about the 4 causes. सबसे पहला कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ये मेजर कॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है।
पहले रेन फॉरेस्ट अर्थ पर अराउंड 14% लैंड एरिया ऑक्यूपाई करते थे, बट नाउ नॉट मोर देन 6%. Amazon रेन फॉरेस्ट जहां पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली कट एंड क्लियर्ड फॉर 2 रीजंस. नंबर 1, सोयाबीन की खेती, सोयाबीन के कल्टिवेशन के लिए, एंड नंबर 2, दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल्स. यही नहीं, पोल्यूशन के कारण से लैंड एरिया हैबिटेट डिग्रेड भी हो सकता है. जब हम बड़े एरियाज को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. इसके कारण से मैमल्स एंड बर्ड्स जिन्हें लार्ज टेरिटरी चाहिए रहने के लिए, दे आर अफेक्टेड. एंड नंबर 2, ऐसे एनिमल्स जिनकी माइग्रेटरी हैबिट्स हैं, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड. सेकेंड आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी जब हमारी नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, जब हमारी जरूरत लालच में बदल जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी मेरीन फिशेज हैं जिनको ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है और उस कारण से ट्रेडिंग के लिए वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. इवन लास्ट 500 ईयर्स की अगर हम बात करें तो स्टेलार सी काउ, पैसेंजर पिजन, इनको भी ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है एंड दे आर एक्सटिंक्ट. नंबर 3 आता है इसमें को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन का सिंपल सा मतलब है, अगर ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. जैसे अगर फिश एक्सटिंक्ट हो गई, होस्ट फिश, तो उसके पैरासाइट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. या प्लांट पॉलिनेटर में भी ऐसे ही होता है, अगर प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो पॉलिनेटर भी, क्योंकि पॉलिनेटर को एग ले करने की जगह नहीं मिलेगी, और पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉलिनेशन नहीं होगा, फ्यूचर जनरेशन नहीं बनेंगी. इसके बाद फोर्थ कॉज है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन. यहां पर हमें 5 पॉइंट्स याद रखने हैं. नंबर 1, इकॉर्निया, जिसे बंगाल टेरर, वाटर हाइसेंथ कहते हैं. नंबर 2, लेंटाना. और नंबर 3, कैरेट ग्रास या पार्थीनियम. ये तीनों प्लांट्स हैं जो एलियन स्पीशीज इन्वेजन के एग्जाम्पल्स हैं. 2 एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं एनिमल्स के. एक अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम है क्लैरियस गैरी पाइनस. इसे एक्वा कल्चर किया जा रहा है इसके प्रोडक्ट्स के लिए, और ये हमारे इंडिजीनस रिवर्स में जो छोटी छोटी स्मॉल फिशेज हैं उनके लिए खतरा बन गया है. फिफ्थ हमें याद रखना है, ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके कारण से वहां पर जो वहां की नेचुरली प्रेजेंट चिचलिड फिशेज हैं उनकी 200 से ज्यादा स्पीशीज, मोर देन 200 स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर चुका है. तो ये थे 4 मेन कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब सवाल उठता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए और कैसे कंजर्व करना चाहिए. क्यों करना चाहिए, इसके 3 रीजंस हैं. एक, अगर हम थोड़ा नैरो होके सोचें तो उनसे हमें पैसा मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी नैरोली यूटिलेरियन कॉजेस. थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचे, ब्रॉडली यूटिलेरियन कॉजेस, तो जो हमें सर्विसेज मिलती हैं. और अगर किसी स्पीशीज से हमें कोई बेनिफिट नहीं भी मिल रहा, ना कोई सर्विस मिल रही है, ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो भी एथिकल मॉरल ड्यूटी है कि हम उसे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें. तो अब हम बात करेंगे नैरोली यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन एंड एथिकल रीजंस की. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं नैरोली यूटिलेरियन की. नैरोली यूटिलेरियन मतलब जहां पे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है. इसमें मैं ट्रिक बनाती हूं CIDF3. F3 का मतलब इसमें फूड आ गया, फूड के लिए जैसे सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. देन फायरवुड आ गया, एंड देन फॉडर आ गया. देन C से कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ गया, I से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे परफ्यूम, रेजिन, डाई एक्सेट्रा, और D से ड्रग्स. जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में 25% से ज्यादा ड्रग्स जो है वो 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट से मिलती हैं. इसी तरह से लगातार मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे या स्पीशीज लेवल पर जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल स्पीशीज है उनके खोजने को, एक्सप्लोरिंग को हम कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग. अब हम आते हैं ब्रॉडली यूटिलेरियन पे. ब्रॉडली यूटिलेरियन में सर्विसेज जैसे कि पॉलिनेटर्स, पॉलिनेशन होता है बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स एक्सेट्रा. नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन मिलती है. अमेजोन के फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं. 20% ऑक्सीजन इसी से मिलती है पूरे वर्ल्ड को. एंड थर्ड, एस्थेटिक प्लेजर जो हमें मिलता है, एक बुलबुल का गाना सुनकर, एक फ्लावर को ब्लूम कर कर, या थिक फॉरेस्ट वुड से गुजरते हुए. एंड थर्ड, एथिकल रीजन हो जाएगा जो हमें सेव करना चाहिए. एथिकल मतलब हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम इसे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें.
अब हम आते हैं हाउ शुड बी कंजर्व। हमने देखा बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को क्यों सेव करना है, एंड नाउ हाउ, कैसे सेव करना है। दो तरीके हैं सेव करने के, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब ऑन साइट, जहां उसका घर है वहीं पर उसे सेव कर देना। जैसे कि टू सेव द टाइगर सेव द एंटायर फॉरेस्ट। इसके अंदर सेक्रेड ग्रूव्स आते हैं, इसके अंदर बायो हॉटस्पॉट्स आते हैं, इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स आती है, नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, जो सबसे बड़ा एरिया है, तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। नेशनल पार्क उससे छोटा है, 99 है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो और छोटी है, यानी वो 448, समरी में लिखा है 450 सेंचुरीज हैं। हॉटस्पॉट्स की अगर मैं बात करूं तो हॉटस्पॉट्स पहले 25 थे, फिर 9 ऐड हुए, यानी टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट्स का मतलब ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी हाई है, रिच है, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा हो रही है, और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, यानी कुछ स्पीशीज हैं जो सिर्फ यहीं मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती हैं। एरिया 2% से भी कम है, लेकिन अगर हमने इस 2% से कम एरिया को सेव कर लिया तो ऑनगोइंग मास ऑफ एक्सटिंक्शन को हम 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट्स आते हैं, एक इंडो बर्मन, देन हिमालयाज, एंड देन नीचे पूरा श्रीलंका वाला जो एरिया है। तो ये सारा कुछ जो है ये आता है इंडिया के 3 हॉटस्पॉट्स में। बायो रिजर्व में याद रखना 3 रीजन्स होते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया बट क्वेश्चन आता है। एक कोर एरिया होता है जहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, एक बफर जोन होता है जहां पे थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्री, फोटोग्राफी, रिसर्च वगैरह के लिए जा सकते हैं, और एक सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन होता है जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउ होता है। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हो जाता है, राइट। अब आइए हम बात करते हैं सेक्रेड ग्रूव्स की। तो सेक्रेड ग्रूव्स जो है, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स जो मेघालय में है, वो कुछ प्लांट स्पीशीज जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती हैं, सिर्फ वहीं पर, और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के कारण वहां बचे हुए हैं। इसी तरह राजस्थान के अरावली हिल्स हैं, मध्य प्रदेश में चंदा, बस्ता, गुर्जर एरियाज है, ये सारे सेक्रेड ग्रूव्स हैं। स्टूडेंट्स, जो 3 हॉटस्पॉट्स है इंडिया में, उसमें मैंने आपको इंडो बर्मा बताया, हिमालय बताया, और श्रीलंका। श्रीलंका के साथ वेस्टर्न घाट भी याद रखना, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। इसी तरह सेक्रेड ग्रूव्स की जब हमने बात करी तो मेघालय में खासी एंड जयंतिया हिल्स हैं, अरावली हिल्स हैं राजस्थान के, चंदा, बस्तर, गुजर एरियाज है मध्य प्रदेश के, एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र भी आ जाएंगे। वो सेक्रेड ग्रूव्स में भी है और वो हॉटस्पॉट्स में भी है जो वेस्टर्न घाट है। इसके बाद अब हम आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में जब थ्रेटेंड स्पीशीज हैं खतरे में, उन्हें उनके घर से बाहर निकाला जाता है और कहीं सेफ जगह पे, आर्टिफिशियल जगह पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले जूलॉजिकल पार्क्स यानी जू आते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स आते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सफारीज आती हैं। ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू है और वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सिटू है। इसके अलावा गैमीट, सीमन, एग, पोलन, सीड, इनको स्टोर करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन, इनकी बैंक्स होती है जहां पे -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में इन्हें फ्रीज किया जाता है। ये सारे ही एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं 2 इंपॉर्टेंट ऐसी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस जो हुई हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी किसी पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की कॉमन प्रॉब्लम है। 2 समिट हुए हैं, एक अर्थ समिट, एक वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट 1992 में हुआ है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, और वर्ल्ड समिट 2002 यानी 10 इयर्स बाद हुआ है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। मैं ऐसे याद कराती हूं, पहले अर्थ आई फिर वर्ल्ड आया, तो पहले अर्थ समिट फिर वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट में यह कहा गया था कि हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कम करेंगे और जो बेनिफिट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे। यूज तो करना है प्रोडक्ट्स, बट सस्टेनेबल यानी जिससे वो एक्सटिंक्ट ना हो। 2002 में जो वर्ल्ड समिट हुआ उसमें 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और प्लेज कसम खाई थी कि 2010 तक हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे बायोडाइवर्सिटी की लॉस में, एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर में काफी सारा डेटा है, उस डेटा को हमें एक साथ लिख लेना है।
इजी है, अगर आता है तो झट से आंसर्स आएंगे। आई होप आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया है। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।